नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर 1 जो आपका विज्ञान का है। ठीक है, इसमें हम लोग अध्याय 1 की देखने वाले हैं और इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अपना कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि हम उसके आधार पर नए वीडियो को ला सकूं। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है, यहाँ पर सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो मिलने के बाद क्या होता है कि जब एक नए रासायनिक गुण वाले जब यहाँ पर पदार्थ का निर्माण होता है तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ओके, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो एक नए रासायनिक गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट है, यहां पर रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है आपका अभिकारक और एक होता है आपका उत्पाद। ठीक है, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया कितने भाग? दो भाग। एक होता है आपका यहाँ पर रासायनिक अभिकारक होता है और एक होता है आपका उत्पाद। ओके, आगे हम डिटेल चर्चा करेंगे कि अभिकारक उत्पाद इसके बारे में। और अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है, जो तीर के दाईं ओर और होता है उसे उत्पाद कहते हैं। यानी कि यहां पर आप अच्छी तरह समझेंगे, अभिकारक और उत्पाद की हम लोग बात कर रहे थे। तो अभिकारक जो होता है रासायनिक, जो तीर होता है, ये तीर, ठीक है, तो तीर के जो आपका दाईं ओर होता है, ठीक है, तो तीर के जो दाईं ओर होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, और तीर के जो बाईं ओर होता है, इधर इधर है आपका बाईं, ठीक है, तीर के जो बाईं होता है उसको हम लोग बोलते हैं, अब बाईं ओर जो होता है उसको अभिकारक बोला जाता है। ठीक है, अभिकारक में दो या दो से अधिक पदार्थ का योग हो सकता है और उत्पाद में भी दो या दो से अधिक पदार्थों का योग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक दो अभिकारक मिलके एक ही चीज का उत्पादन करें, है ना, उसमें दो या दो से अधिक भी हो सकता है। तो अभिकारक और उत्पाद आपको समझ में आ गया होगा। जो बाईं ओर लिखा जाता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं और तीर के जो दाईं ओर लिखा जाता है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो या दो से अधिक पदार्थ जिसे तीर के बाईं ओर लिखा जाता है अभिकारक कहलाता है, जो कि हमने आपको पहले बता चुका है। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके, ठीक है, आपस में मिल करके इतने उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसे तीर के दाईं ओर लिखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ये रासायनिक समीकरण कैसे लिखे। तो रासायनिक अभिक्रिया तो आपको समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं? रासायनिक समीकरण लिखते समय क्या ध्यान देना है? अभिकारक के उत्पादन में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगा दिया जाता है और अभिकारक के बीच जोड़ का चिन्ह लगा करके उन्हें बाईं ओर लिख दिया जाता है। उत्पादन के बीच जोड़ के चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर जब हम लिखते हैं तो उस तरह से ये क्या बनता है? ये मेरा रासायनिक समीकरण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए एक यहाँ एग्जाम्पल के अनुसार देख लेते हैं। क्या बोला कि रासायनिक समीकरण लिखते समय क्या ध्यान है? अभिकारक एवं उत्पादन में परिवर्तन के मध्य एक तीर। तो मान लीजिए कि यहां पर अभिकारक हो गया, ओके, ये आपका अभिकारक होगा और इसके मध्य एक तीर का निशान होगा
और यहां पर उत्पाद होगा। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद के मध्य क्या होता है, एक तीर का निशान होता है। ठीक है, और अभिकारक के बीच जोड़ का चिन्ह होता है। अब अगर अभिकारक मान लीजिए कि यहां पर H2 है, ठीक है, H2 है, H2, ठीक है, H2 है प्लस O2 है, तो अभिकारक के मध्य क्या होता है, अभिकारक के मध्य को जोड़ का चिन्ह लगा करके दर्शाया जाता है। और उत्पाद जो बनता है उनके बीच भी अगर दो या दो से अधिक पदार्थ बन रहे हैं तो जोड़ का चिन्ह दर्शाना जरूरी है। यदि यहाँ पर सिर्फ एक ही पदार्थ बन रहा है तो इसमें जोड़ का चिन्ह जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका उत्पाद हुआ और ये आपका अभिकारक हुआ। राइट, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अब अगला टॉपिक आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों तत्वों के परमाणु संख्या क्या होता है या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है, तो उसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि ये मान लिया जाए कि अगर हम यहाँ पर H2 लेते हैं और यहाँ पर O2 लेते हैं, ठीक है, इस तरह से हम एरो का निशान दे देंगे और यहाँ पर क्या बनेगा, H2O बनेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितना, एक O है, यहाँ पर डबल O है, तो यहाँ पर डबल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये मेरा हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 2 गो हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका यहाँ पर H जो आप देखें, H जो यहाँ पर 4 गो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम H बनाने के लिए इसको H को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, यानी 4 गो H यहाँ हो गया, 4 गो H यहाँ भी हो गया, 2 गो O तो और 2 गो यहाँ भी हो गया। इस तरह से ये क्या बनता है, रासायनिक संतुलित समीकरण बनता है। ओके, यानी अभिकारक में जितने तत्व हैं, ठीक है, उतने ही तत्व आपको उत्पाद में भी होना, उतने तत्वों की परमाणु संख्या उत्पाद में भी होना जरूरी है। ठीक है, यानी अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पाद में परमाणु संख्या दोनों की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। राइट, कभी कभी इसका द्रव्यमान संख्या भी लिख दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर आगे है आपका यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, समीकरण को आखिर हम काहे संतुलित करेंगे, क्या मैं उसका कर्जा खा के बैठा हूं क्या, काहे करेंगे? तो देखिए, कर्जा खा के तो बैठे नहीं है, लेकिन यहां पर जो नियमतः कहा जाता है नियम के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको से जबरदस्ती करेगा, यदि नहीं करते हैं तो आप साइंस के विरुद्ध जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि तत्वों को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के द्रव्यमान का न तो होता है निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर तत्व भाग ले रहा है तो उसके द्रव्यमान को न तो हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, और न ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कर्जा खा के बैठे हैं चाहे नहीं बैठे हैं, उससे उसको कुछ मतलब नहीं है, उसको संतुलित करना ही करना है। नहीं करते हैं तो वो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, आपका जो है इक्वेशन लिखिएगा, समीकरण लिखिएगा, वो गलत हो सकता है। राइट, नेक्स्ट है आपका हीट एंड ट्रायल विधि। अब ये हीट एंड ट्रायल विधि क्या होता है, देखिए, हीट एंड ट्रायल विधि चरणबद्ध तरीकों से जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है, चरणबद्ध तरीकों से जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसे हम हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर C, अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो अगर हम यहां पर C2 प्लस O2 करते हैं तो यहां बनता है CO2। ठीक है, C2 प्लस O2 करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो जब चरणबद्ध तरीका का मतलब यहाँ पर C 2 गो है और यहाँ पर C 1 गो है, यहाँ पर O यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर भी O कितना है आपका, यहाँ पर O 2 गो है, बट यहाँ पर C हमको यहाँ पर डबल बनाना है उत्पाद में, तो यह डबल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले चरण में हम C को कर दिए, दोनों को हम क्या कर दिए, C
दोनों तरफ बराबर हो गया, 2 को C और 2 को C बराबर हो गया। तो पहला चरण में हम क्या किए, ठीक है, पहला चरण में हम क्या किए, C को बराबर किए। दूसरा का चरण में क्या करेंगे, O को भी बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि O मेरा 2 दूना के 4 गो हो गया, जबकि यहाँ पर मेरा 2 गो है अभिकारक में, ठीक है। तो हम पहला चरण में C को बराबर किए, तो दूसरा का चरण में क्या करेंगे, पहला चरण में C को बराबर किए तो दूसरा का चरण में O को हम बराबर करेंगे। तो इस तरह से बारी बारी से हर चरण में एक तत्व को अगर परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान को अगर बराबर करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहां पर आता है समीकरण में जो कभी कभी आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए H है तो H के बगल में लिखल रहता है G, ठीक है, H के बगल में क्या, G। तो G का मतलब क्या होता है यहाँ पर, गैस, मतलब H जो हाइड्रोजन जो है वो क्या है, गैस है, क्या है, गैस है, ठीक। और इस अगर लिखा रहेगा तो समझिए कि सॉलिड है, ठोस है। L लिखल रहेगा तो समझिए कि आपका यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है। और AQ लिखा रहेगा तो एक्वा का मतलब जल है, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग जो यहाँ पर लिखा होता है कोष्टक में, तत्व के बगल में कोष्टक में लिखा रहता है। तो अगर AQ लिखल रहेगा तो एक्वा यानी जल, G4 होता है गैस, अगर G रहेगा तो समझिए कि वो गैसीय अवस्था में है, L मतलब लिक्विड अवस्था में है और S मतलब सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझना होगा। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं, अब हम लोग इसका प्रकार देख लेते हैं, राइट। क्या देखते हैं, प्रकार देख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार, कितने, 5 प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से, तो आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होता है, एक होता है संयोजन अभिक्रिया, एक होता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो एक संयोजन, वियोजन, और यहां पर आता है विस्थापन, क्या आता है, विस्थापन, द्विविस्थापन, और एक होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम लोग रेडक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, राइट। नेक्स्ट है यहां पर देखिए आपका यहाँ पर परिभाषा की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी सभी चीज का परिभाषा देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो संयोजन अभिक्रिया की हम लोग बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसी को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ओके। जिन अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, मतलब कि उसमें ऊष्मा ऊर्जा निकलेगा, क्या होगा, ऊष्मा ऊर्जा ऊपर की ओर यहां पर निकलेगा, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया के हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। जैसे संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखें तो एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस जब हम जल को क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो यहां पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH के Hol2 बनता है, ठीक है। और प्लस में क्या निकलेगा, प्लस में ऊष्मा निकलेगा, क्या चीज, ऊष्मा, प्लस में ऊष्मा आपको उत्पन्न होगा। तो इस तरह से ये संयोजन अभिक्रिया के आपका एग्जाम्पल हुआ, राइट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये वियोजित होता है, जब ये टूटता है तो ऊष्मा का उसमें शोषण होता है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में क्या है कुछ। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया एक ही होता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या आ जाएगा कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान पर रखना है कि अगर वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा याद है तो निश्चित रूप से आप उसको अपघटन अभिक्रिया का भी परिभाषा याद कर लेंगे, राइट।
तो इसमें आपका क्या होता है, एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे यहाँ पर उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ओके, यहाँ पर एक उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है, ठीक है, उत्पादन के साथ साथ क्या होता है, उस ऊर्जा अवशोषित होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं ये उष्मा वियोजन अभिक्रिया का, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया में आपको यहां पर CaCO3, ठीक है, CaCO3 को जब हम हीट किए, उष्मा दिए, तो यहां बना CaO प्लस CO2 प्लस यहां पर उष्मा क्या होगी, अवशोषित होगी, ठीक है। क्या होगा, उष्मा अवशोषित होगा, ठीक है। अब ये CaCO3 क्या होता है, CaCO3 को हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर, चूना चूना पत्थर बोलते हैं, राइट। और ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये है आपका बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। अब ये तो जैसे समझिए रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसके साथ क्या निकल रही है, उष्मा उष्मा अवशोषित हो रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, उसको के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या करती है, विस्थापित कर देती है, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी विस्थापित कर देगा, यानी उसको हटा देगा, जब हटा देगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका एग्जाम्पल यहां पर हो जाएगा, यहां पर Fe यानी आयरन, ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, CuSO4, जब ये अभिक्रिया करेगा तो यहां पर क्या होगा, FeSO4 प्लस Cu। अब यहां पर देखिए कौन विस्थापित हुआ, यहां पर था Fe, यहां पर था CuSO4, और ये Cu को क्या किया, Fe क्या किया, Fe बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए Cu को क्या कर दिया, यहां पर विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया, और जो Fe जो है वो आपका यहां पर SO4 के साथ यहां पर सामंजस्य स्थापित कर लिया, ठीक है। यानी Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया, ठीक है, और Fe अपना SO4 के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यानी आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया, तो आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण यहां पर हुआ, राइट। उम्मीद है ये चीज भी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन में क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, मतलब कि अपना स्थान में परिवर्तन कर लेते हैं, दो तत्व इसमें अपना स्थान में परिवर्तन कर लेते हैं, यानी अपने अपने जगह को छोड़ करके और दूसरे के जगह पर चले जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर है Na2SO4 Na2SO4, ठीक है, प्लस BaCl2 जब ये अभिक्रिया किया तो बना BaSO4 प्लस आपका बना NaCl, नीचे मैं लिख देता हूं यहां पर NaCl,
ठीक है, यानी यहां पर जो सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो हुआ सोडियम सल्फेट हुआ, BaCl2 का मतलब बेरियम क्लोराइड हुआ, और यहाँ पर जो BaSO4 हुआ वो बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर NaCl। अब यहाँ पर अंतर देखने को क्या मिल रहा है कि NaSO4 है यहाँ पर, तो Na यानी Ba को ट्रांसफर कर दिया, Ba को हटा करके, ठीक है, ये अपना Ba को हटाया, तो यह BaSO4 Na को हटाया, Ba जो है आपका Na को हटा दिया, Na को हटाया, तो यहां पर BaSO4 बन गया, BaSO4 बना, और यहां पर Na जो है, ये Na जो है Cl के साथ अभिक्रिया किया, ठीक है, और Na Ba को हटा करके Cl के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया, यानी इसलिए यहां पर NaCl बन गया। ओके, यानी BaSO4 बना और NaCl बना। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। ये आपका है, आपका यहां पर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होगा? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीजन की वृद्धि होगा। चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दिखेगा कि ये ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ। इसे मान लीजिए कि ये कॉपर है, Cu कॉपर है और यहाँ पर O2 है। अब यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया किया तो यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन हो गया, यानी CuO हो गया, CuO हो गया। तो इस तरह से ये यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ। कॉपर में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया, ऑक्सीजन इसमें बढ़ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होता है। जब रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन तो अभिकारक में रहेगा, जैसे CuO इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, प्लस H2। CuO इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही यह अभिक्रिया करता है तो यहां पर Cu अलग हो जाता है, यानी Cu में ऑक्सीजन हर से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और H2O में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो यानी यहां पर कमी हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है, एक में कमी हुआ, अब एक में वृद्धि हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया, जब यहां पर कमी हो गया तब। नेक्स्ट है आपका रेडक्स अभिक्रिया। रेडक्स अभिक्रिया होता क्या है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरे अभिकारक अपचयित होता है, तो इस अभिक्रिया को अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि एक पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और एक पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस क्रिया को हम लोग यहाँ पर अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहां पर Cu है, CuO है, राइट, प्लस H2 हम कर दिए, तो यहां पर क्या हुआ? ये तो मेरा Cu हो गया और यहां पर H2O बना, तो जिसमें वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ। यहां पर ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन यहां पर बढ़ गया। ठीक है, तो ये उपचयन हुआ, उपचयन हुआ। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन था और यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये अपचयन हुआ। अपचयन हुआ। तो जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगा उसको हम लोग उपचयन बोलेंगे, और जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगा उसको हम लोग अपचयन बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। राइट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर आगे है संक्षारण। अब संक्षारण होता क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी वस्तु का संक्षारित हो जाना,
यानी जब कोई धातु को लंबे समय के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है तो वह अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के साथ संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित होती है। अब इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है, जिसको जंग लगना भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे लोहे की बनी वस्तुओं पर लालिमा युक्त भूरे रंग की क्या होता है, परत चढ़ जाता है, और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाता है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाता है। तो ये सब प्रक्रिया जो है संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, यानी बाहर में अगर कोई भी चीज को अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, अम्ल और आर्द्रता की उपस्थिति में छोड़ दी जाती है, तो वह संक्षारित हो जाता है, उस पर चित्ती पकड़ लेता है, उसके रंग में परिवर्तन आ जाती है, तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। नेक्स्ट है आपका जंग लगने से आप क्या समझते हैं? जंग का मतलब होता है वस्तु के जंग लगने से नुकसान भी होता है। ठीक है, वस्तु की वजन में कमी हो जाती है। जब लंबे समय तक लोहे को आर्द्रतायुक्त स्थानों पर क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की क्या होती है, परत चढ़ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जंग लगना। क्या बोलते हैं? जंग लगना। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है उसके बारे में देखते हैं। विकृत गंधिता जब वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रख दी जाती है तो उसका स्वाद और गंध में दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई भी चीज क्या करते हैं, रखते हैं, जैसे मान लीजिए चावल है, चावल को आप उस 4 दिन छोड़ दीजिए तो उसके स्वाद जो है खट दुरुस्त होने जाएगा, मतलब खट्टा हो जाएगा, उसका स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, गंध में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। ठीक है, तो आई होप ये सेशन जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, और वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, जिससे कि हमारे भी हौसला बुलंद हो और आप मुझे मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।